हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी के इस ऑडियो करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम 1 मार्च 2023 से 3 मार्च 2023 तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो यूपीएससी, सीजीपीएससी या अदर पीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आज जीडीपी की बात करेंगे जो भारत की इकोनॉमी और ग्रोथ को दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। जीडीपी की रफ्तार तीसरी तिमाही में गिरावट के बाद भी वार्षिक दर 7% रहने का अनुमान। जीडीपी में गिरावट का बड़ा कारण उच्च मुद्रास्फीति के साथ निर्यात और उपभोक्ता मांग में कमी आना बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन आवश्यक यह है कि सरकार भी देखे कि उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 4.4% रह जाना अनुमान के अनुसार ही है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा था कि इस तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले जीडीपी गिरेगी। इसके बाद भी सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ा इसलिए निराशाजनक है क्योंकि जीडीपी की दर अनुमान से भी कम रही। अनुमान 4.7% का लगाया गया था और आंकड़ा आया 4.4 का। यह दूसरी तिमाही की तुलना में 2.1% कम है। यह अच्छी बात है कि तीसरी तिमाही में गिरावट के बाद भी यह मानकर चला जा रहा है कि वार्षिक जीडीपी दर 7% के आसपास रहेगी। इसी के साथ यह भी माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ेगी। ऐसा वास्तव में हो, इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर हर संभव कदम उठाने होंगे। सरकार को सतर्कता बरतने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अचानक गर्मी बढ़ने के कारण गेहूं की उपज प्रभावित होने की आशंका उभर आई है और मानसून भी कमज़ोर रहने के आसार हैं। यदि मानसून कमज़ोर होता है तो कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है और उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जीडीपी में गिरावट का बड़ा कारण उच्च मुद्रास्फीति के साथ निर्यात और उपभोक्ता मांग में कमी आना बताया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि सरकार भी देखे कि उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। इस सिलसिले में उसकी ओर से जो कदम उठाए गए हैं वे अभी पर्याप्त प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जहां तक निर्यात में कमी की बात है तो यह स्वाभाविक ही है क्योंकि दुनिया के कई प्रमुख देश मंदी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भी यह देखना होगा कि निर्यात के मोर्चे पर वांछित सफलता कैसे अर्जित की जाए। जब विश्व के प्रमुख देश सप्लाई चेन के मामले में चीन के भरोसे नहीं रहना चाहते, तब भी फिर भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर को बुनाने में सफलता तब मिलेगी जब भारतीय उद्योग जगत चीन के दबदबे का सामना करने के लिए कमर कसेगा। सरकार उद्योग जगत को प्रोत्साहित ही कर सकती है, जैसे कि वह उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए कर रही है, लेकिन विश्व बाजार में स्थान बनाने का काम तो उद्योगपतियों को ही करना होगा। यह सही समय है कि वे उन कारणों का निवारण करें जिनके चलते संभावना वाले बाजारों में भी उनके लिए अपेक्षित स्थान नहीं बन पा रहा है। हमारे उद्योगपतियों को इसके लिए भी कमर कसनी होगी कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ बने। सरकार और उद्योगपतियों को यह भी समझना होगा कि 7% से अधिक वार्षिक विकास दर से ही बात बनने वाली है। तो दोस्तों, ये देखा आपने कि जीडीपी का हमारे देश में अभी कौन सा स्थान है। फिर उसके बाद हम नगर नियोजन से संबंधित न्यूज़ पर ध्यान देंगे जो बहुत ही अभी महत्वपूर्ण है, ट्रेंडिंग में चल रहा है परीक्षा की दृष्टि से। नगर नियोजन शहरों को संवारने का
काम ना तो राज्य सरकारों की प्राथमिकता और ना ही निकायों के एजेंडा में। कहने को तो शहरीकरण के मामले में हर तरह की योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन आमतौर पर वे कागजों तक ही सीमित हैं। शहरीकरण की योजनाओं पर मुश्किल से ही अमल होता है। आमतौर पर अमल के नाम पर खानापूरी ही अधिक की जाती है। प्रधानमंत्री ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह सही कहा कि तेजी से शहरीकरण के साथ भविष्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। अच्छा हो कि इसकी महत्ता को शहरों का नियोजन करने वाले भी समझें, क्योंकि हमारे शहर अनियोजित विकास का पर्याय बन गए हैं। शायद इसी कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि शहरों का खराब नियोजन और योजना बनाने के बाद उस पर सही ढंग से अमल न करना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। सच तो यह है कि खराब नियोजन ने पहले ही तमाम चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इन्हीं चुनौतियों के कारण देश के छोटे बड़े शहर गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे शहर कुल मिलाकर गंदगी, प्रदूषण, अतिक्रमण और अनियोजित विकास से उपजी अन्य समस्याओं से बुरी तरह जूझ रहे हैं। जो शहर जितना बड़ा है, वहाँ अनियोजित कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों की उतनी ही अधिक संख्या है। आमतौर पर यह कॉलोनियाँ और बस्तियाँ सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बसाई गई है। राज्य सरकार और नगर निकायों में अवैध तरीके से बसाई गई बस्तियों को खत्म करके उन्हें नियोजित तरीके से बसाने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई देती। इसी कारण जब तब आधे अधूरे मन से सरकारी ज़मीनों से अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही होती है, अधिकांशतः यह कार्यवाही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। सभी इससे परिचित हैं कि आज के युग में शहर आर्थिक विकास के इंजन हैं, लेकिन उन्हें संवारने का काम ना तो राज्य सरकार की प्राथमिकता में दिखाई दे रही है और ना ही उनके नगर निकायों के एजेंडा में। नए शहरों के विकास में तो तब भी बेहतर नगर नियोजन की इच्छा दिखाई देती है, लेकिन पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का समुचित आधुनिकीकरण किसी के एजेंडे में नज़र नहीं आता। यह ठीक है कि इस वर्ष के आम बजट में शहरी विकास को महत्व दिया गया है और कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनसे शहरों की सूरत निखारी जा सकती है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब राज्य सरकारें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सक्रिय होती दिखाई देंगी। कहने को तो शहरीकरण के मामले में हर तरह की योजनाएं बनी हुई है, लेकिन आमतौर पर वे कागजों तक ही सीमित है। शहरीकरण की योजनाओं पर मुश्किल से ही अमल होता है। आमतौर पर अमल के नाम पर खानापूरी की अधिक की जाती है। नगर निकायों की कार्यशैली को देखकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि वे शहरों को संवारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शहर जिस तरह समस्याओं से घिरे चले जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए यह कहना कठिन है कि वे नगरीय जीवन को सुविधा संपन्न बनाने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। क्योंकि दोस्तों, जहाँ नहीं वहाँ आजकल भ्रष्टाचार है, तो हमें कहीं ना कहीं हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सबको समझने की ज़रूरत है। तो हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयुक्तों का चयन, आयोग आवश्यक अधिकारों से लैस हो, इसकी भी चिंता जरूरी। हैरत नहीं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बनने के बाद भी उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने का सिलसिला कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या इस रूप में होना स्वाभाविक है कि उसने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य पैनल बनाने की जो व्यवस्था दी, उससे वस्तुतः एक तरह का कॉलेजियम बनेगा, जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष तथा लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता के साथ तीसरे सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होंगे।
इस फैसले के बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति उस तरह होगी जैसे सीबीआई निर्देशक की होती है। पिछले कुछ समय से सीबीआई निर्देशक का चयन 3 सदस्यीय पैनल के माध्यम से हो रहा है। क्या यह कहा जा सकता है कि इससे सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने बंद हो गए हैं? हैरत नहीं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई व्यवस्था बनने के बाद भी उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने का सिलसिला कायम रहे। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्याख्या इस रूप में होना स्वाभाविक है कि उसने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का काम किया है। इसका कारण संविधान में यह दर्ज होना है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उसके द्वारा तय की गई व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक सदस्य या संसद कोई नई कानून नहीं बनाती। पता नहीं संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप ही कानून बनाएगी या फिर उसमें कुछ हेर फेर करेगी, लेकिन यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जैसी व्यवस्था आवश्यक समझी गई, वैसी उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्यों नहीं समझी जा रही है। आखिर जिस तरह का पैनल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाने का आदेश दिया गया, वैसा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? यह ठीक नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका से पारदर्शिता की अपेक्षा करे, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में इस अपेक्षा पर खरा न उतरे। इसका क्या अर्थ है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करे? न्याय और नीति यह कहती है कि लोकतंत्र में व्यवस्था का कोई एक अंग जैसी नसीहत दूसरे अंगों को दे, वैसी पर खुद को भी अमल करे। तो दोस्तों, यह रहा कि विभिन्न प्रकार के हमारे देश में जो कानून बन रहे हैं उन पर यह सवाल उठाया गया है। तो यह आज का करंट अफेयर्स इतना ही। फिर हम 3 दिवसीय करंट अफेयर्स को आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव वीडियो भी आते हैं तो उनमें भी आप शामिल हो और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।